मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। टेक्नो शिक्षा आज आपके लिए क्लास 11th के चैप्टर 2 का पार्ट 2 लेके आया है। तो जितने भी बच्चे 11th क्लास के हैं और जितने भी बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं इसका पार्ट 2। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाइए और चलते हैं आज हम आगे। पहला पार्ट इसका हम कर चुके हैं और जिसने पहला पार्ट ना देखा हो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक को देख करके पहले पार्ट को भी पहले करें। ठीक है, मैंने कहा इस चैप्टर का नाम है लेखन कला और शहरी जीवन, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। ठीक है, इसमें ये मेसोपोटामिया के बारे में पूरे पाठ में आपको बताया गया था। तो देखते हैं इसमें अब जो टॉपिक है मेसोपोटामिया में लेखन का विकास। तो लेखन का विकास के बारे में इसमें बताया गया है, कैसे राइटिंग स्किल डेवलप हुई थी। तो टॉपिक का नाम मैंने कहा द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग इन मेसोपोटामिया। इसमें ये कहता है एवरी सोसाइटी हैज इट्स ऑन लैंग्वेज। सभी सोसाइटी में सभी का अपना एक भाषा होती है। द वे अ लैंग्वेज इज रिटन इज कॉल्ड अ स्क्रिप्ट। कहता है भाषा को जिस विधि से लिखा जाता है उसे लिपि कहा जाता है। मतलब भाषा को लिखित रूप जो है उसको जिस तरह से लिखा जा रहा है वो कहलाता है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट यानी लिपि। लेखन या लिपि का अर्थ है उच्चारित ध्वनियाँ जो दृश्य, संकेतों या चिन्हों के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। लेखन या लिपि क्या किसे कहते हैं? जो हम ध्वनि हम बोल रहे हैं उसको हम चिन्ह के द्वारा दर्शाएंगे, संकेतों के द्वारा दर्शाएंगे उसका विजिबल रूप। ओके, कहता है राइटिंग और स्क्रिप्ट वी मीन दैट स्पोकन साउंड्स आर रिप्रेजेंटेड इन विजिबल साइंस। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं मिली हैं वे लगभग 3200 ईसा पूर्व की हैं। टैबलेट्स, पट्टिकाएं। इस पार्ट में, अब आज के पार्ट में इसके ऊपर फोकस डाला गया है कि मेसोपोटामिया में कहता है कि मेसोपोटामिया में जो सबसे पहले टैबलेट्स मिले। टैबलेट्स मैंने कहा इसमें ये टैबलेट्स में लिख रहे हैं। टैबलेट्स मतलब क्या? टैब मतलब एक आकार का। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए मिट्टी को इन्होंने गीला करके गूंथ करके इस तरह का एक शेप दे दिया जिसे वो आसानी से हाथ से पकड़ सके। अभी इसके बारे में पूरी तरीके से आपको बताएंगे। कहता है मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं मिली हैं वो मिली हैं लगभग 3200 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व पिछले पार्ट में भी आपको मैंने पढ़ाया था कि ईस्वी से पहले यानी 2020 साल पहले ईसा पूर्व शुरू होता है और उसके भी 3200 साल पहले यानी आज से लगभग 5220 साल पहले की बात कर रहा है। ठीक है, लगभग 5200 साल पहले की बात। इसमें चित्र जैसे चिन्ह और संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, इसमें पिक्चर्स दिख रही है, साइंस दिख रहे हैं, नंबर्स दिख रहे हैं। लेखन का कार्य कब शुरू हुआ होगा? जब लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की जरूरत पड़ी होगी। आदमी व्यापार जब करने लगा, व्यापार करने के बाद जब वो लेन देन करने लगा, उस लेन देन का एक रिकॉर्ड रखने के लिए जरूरत महसूस हुई लिखने की, क्योंकि वैसा मौखिक हिसाब को तो भूल जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, इसके लिए राइटिंग डेवलप करी कि अब लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो कहता है पट्टिकाएं, टैबलेट्स किसे कहते हैं? ये कहता है मेसोपोटामिया में लोग लेखन में पट्टिकाओं का प्रयोग करते थे। इन मेसोपोटामिया पीपल यूज टैबलेट्स इन राइटिंग। दीज टैबलेट्स वर मेड ऑफ क्ले। किसके बने होते थे? चिकनी मिट्टी से। ऑन विच द क्यूनिफॉर्म साइंस वर मेड। कैसे साइन? क्यूनिफॉर्म यानी कीलाकार चिन्ह। मतलब उसको उकेर के हमने गीली मिट्टी में, आपने गीली मिट्टी में कुछ लिखोगे खरोंच के, उस पर निशान बन जाता है। जब वो सूख जाता है तो वो परमानेंट हो जाता है। ये कहता है ये कीलाकार चिन्ह, मतलब ये उकेर के जो चिन्ह बना रहे हैं। आपके सामने टैबलेट है, देखिए ये गीली मिट्टी में, जब चिकनी मिट्टी में इस तरह का चिन्ह बनाए जाएंगे, बाद में ये धूप में सुखाने के बाद ये चिन्ह परमानेंट हो जाएंगे। पर इसमें हम सुधार नहीं कर सकते, तो बाद में ये फेंकनी पड़ती है, या जब ये यूज के बाद इसको हम रीयूज नहीं कर पाएंगे ना, ये फेंकनी पड़ती है। फिर कहता है, आइए ये देखिए और भी आपके सामने एग्जांपल है। ये भी दो टैबलेट्स के आपको चित्र दिखा रखे हैं। ठीक है, ये है क्यूनिफॉर्म लैंग्वेज जो इसमें बनी हुई है। आप लेफ्ट में भी देख सकते हैं, क्लियर दिख रही है, राइट में भी देख सकते हैं। ओके, आगे आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट्स, पट्टिकाओं का निर्माण। कहता है इन मेसोपोटामिया पीपल रोट ऑन टैबलेट्स ऑफ क्ले। मैंने कहा चिकनी मिट्टी की पट्टिकाओं पे लिखते थे। बाय वेटिंग एंड नीडिंग द क्ले इट गेव द शेप ऑफ अ टैबलेट विच ही कुड इजिली होल्ड विद वन हैंड। चिकनी मिट्टी को गीला कर और उसे गूंथ कर और थाप कर एक ऐसे आकार की पट्टी का रूप देते थे जिसे वह आसानी से अपने एक हाथ से पकड़ सके। ओके, मैंने कहा गीला करके, गूंथ के, उसे थाप करके एक रूप दे दिया और उसे ऊपर से बना दिया चिकना और उस पर कीलाकार चिन्ह बना दिए जाते थे।
चिन्ह बनाने के बाद पट्टिकाओं को धूप में सुखा दिया जाता था। मैंने कहा उस पर चिन्ह बनाए और इस टैबलेट को धूप में सुखा दिया, जिससे पट्टिका मजबूत हो जाती थी। समझ आई ना? तो इन पट्टिकाओं के एक बार सूख जाने के बाद इस पर कोई नया चिन्ह या अक्षर नहीं लिखा जा सकता। सूखने के बाद तो ये पत्थर की तरह हो गई, तो जब गीली होगी तभी तो आप इस पर लिख सकते हो। कहता है लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास मेसोपोटामिया में लिपि कीलाकार हो गई और भाषा सुमेरियन, स्क्रिप्ट हो गई क्यूनिफॉर्म और लैंग्वेज हो गई सुमेरियन। सबसे पहले मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कौन सी लैंग्वेज थी, सुमेरियन, तो वही बात है। कहता है मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन अर्थात पहली ज्ञात भाषा कौन सी थी, सुमेरियन। ठीक है, द अर्लीस्ट नोन लैंग्वेज ऑफ मेसोपोटामिया Sumerian was gradually replaced after 2400 BCE यानी 2400 BCE by the Akkadian language, जिसका स्थान 2400 ईसा पूर्व के बाद है ये धीरे धीरे अक्कादी भाषा ने ले लिया। Cuneiform writing in the Akkadian language continued in use until the 1st century CE, that is for more than 2000 years। अब 2000 साल से भी अधिक साल तक अक्कादी भाषा में कीलाकार लेखन कला चलती रही। तो 2000 से अधिक सालों तक ये क्यूनिफॉर्म लैंग्वेज ही प्रचलन में रही। ठीक है, ओके, आगे आइए। ये देखिए क्यूनिफॉर्म, देखिए ये उकेर कर उसमें लिखा गया है। ये 5000 ईसा पूर्व का एक टैबलेट आपके सामने है। ओके, ये देखिए, ये आप चिन्ह देख भी सकते हैं इन्होंने कैसे बनाए हुए हैं। दिन के लिए कुछ इस तरह के चित्र बनाए। तो ये जो देखिए आप पहले ऐसे, फिर धीरे धीरे टाइम पीरियड के साथ में देखो बताता जा रहा है। ठीक है, ओके, ये 4500 साल ईसा पूर्व, ये 2500 ईसा पूर्व, ये 500 ईसा पूर्व, इस तरह चेंजेस समय के साथ कुछ आए, पर लैंग्वेज क्यूनिफॉर्म ही रही। मतलब ये उकेर के जो लिखी गई उसे क्यूनिफॉर्म कहा गया था। कहता है क्यूनिफॉर्म एक लैटिनी लैंग्वेज का शब्द है जो क्यूनियस और फॉर्मा से मिलकर बना है। क्यूनियस का अर्थ है खूंटी यानी वेज, और फॉर्मा का अर्थ है आकार, एक आकार दे दिया हमने। ठीक है ना? क्यूनिफॉर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स क्यूनियस मीनिंग वेज एंड फॉर्मा मीनिंग शेप। ओके, ये देखिए आप कीलाकार अक्षर संकेत इसमें कुछ दिखाई भी दे रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये इसके चिन्ह हैं। चिकनी मिट्टी की पट्टिकाएं लगभग 3200 ईसा पूर्व की, ये आपके सामने है। प्रत्येक पट्टिका की ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर या उससे कम है, ताकि उसे आसानी से होल्ड करके ले जाया जा सके। इन पट्टिकाओं पर बने संकेत चित्र, देखिए बैल, मछली, अनाज, नाव, आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं। आप ध्यान से अगर देखेंगे, ये देखिए बैल के लिए ये प्रतीक बना रखा है। ओके, अनाज और मछली के लिए देखिए ये अनाज के इसमें दाने दिख रहे हैं, ये मछली का पिक्चर दिख रहा है आपको। ओके, ये इन्होंने अनाज की फसल के दिखा रखी है। नाव देखो, ठीक है ना, संख्याएं, नाव, ये सब बता रहा है। ओके, तो ये कहता है इस तरह ये पिक्टोरियल लैंग्वेज थी। ये लैंग्वेज ऐसी नहीं थी कि ABCD अल्फ़ाबेटिकल, ये लैंग्वेज थी पिक्टोरियल, पिक्चर के हिसाब से। हर वर्ड के लिए एक चित्र था, हर वर्ड के लिए एक चित्र था। ओके, हमें कुछ कहना है, दिन, उसके लिए मैंने कहा एक अलग चित्र, बैल, उसके लिए अलग चित्र, यानी ये नहीं कि ब, ऐ की मात्रा और ल। ओके, ये देखिए एक टैबलेट आपके सामने, देखिए इसमें कैसे उकेरा गया है। ऐसे ही इनको कीलाकार कहते हैं। ये मैंने कहा गीली मिट्टी में उकेर दिया जाता था, और जब गीली मिट्टी को बाद में इस टैबलेट को सुखा दिया जाता था, जिससे वो हो जाती थी परमानेंट। ठीक है, आपके सामने बहुत सारी टैबलेट्स मैंने पिक्चर के रूप में दिखा दी हैं। ये देखिए, कहता है एक चिकनी मिट्टी की पट्टिका जो दोनों ओर कीला अक्षरों में लिखी हुई है। यह एक गणितीय अभ्यास है। पट्टिका के अग्रभाग में सबसे ऊपर एक त्रिभुज और उसके आर पार कुछ रेखाएं हैं। ठीक है, देखिए इसमें त्रिभुज की तरह बना दिया और उसके आर पार कुछ रेखाएं खींच दिया है ना, आप देख रहे हैं। ओके, ये ट्रायंगल बना दिया पहले, इसके इस तरह का। कहता है आप देखेंगे कि अक्षर मिट्टी में दबाकर अंकित किए गए। मैंने कहा आप देख सकते हो कैसे इसमें दबाकर बिल्कुल अक्षर बनाए गए हैं। लेखन का उद्देश्य, क्यों लिखा गया, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे लिखने के, क्यों शुरू किया गया लेखन। कहता है कीपिंग रिकॉर्ड्स, हिसाब किताब रखने के लिए। टू क्रिएट डिक्शनरी यानी शब्दकोश बनाने के लिए। गिविंग लीगल वैलिडिटी टू द लैंड ट्रांसफर्स, जो लैंड ट्रांसफर हो रहा है, हम जमीन एक से दूसरे को दे रहे हैं, इसका लीगल रिकॉर्ड भी तो होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो कहता है नैरेटिंग द डीड्स ऑफ किंग, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने के लिए, कि राजा के जो काम है उसको लिखने के लिए, उसको बताने के लिए, वर्णन करने के लिए। कहता है राजा द्वारा देश की जनता के लिए बनाए गए कानूनों में परिवर्तन। अब कुछ कानून बदलेगा राजा, तो वो भी तो जनता तक पहुंचाने हैं, तो उसकी उद्घोषणा करने के लिए। कहता है स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन एंड सेंडिंग मैसेजेस, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है
उसे स्टोर करने के लिए। आज इन्हीं इन्फॉर्मेशन को तभी तो हम जान पा रहे हैं इतने हजार साल बाद भी। 5000 ईसा पूर्व का टैबलेट मैंने आपको दिखाया, यानी कि, और 2020 अब हो गया, यानी 5000 और 2000 7000 साल पुराना वो टैबलेट है ना। तो स्टोर हो गई इन्फॉर्मेशन। कहता है लेखन प्रणाली, द सिस्टम ऑफ राइटिंग। क्या सिस्टम था? इन मेसोपोटामिया द साउंड दैट अ यूनिफॉर्म साइन रिप्रेजेंटेड वाज नॉट अ सिंगल कॉन्सोनेंट और वोवल। अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि इसमें कोई अकेला व्यंजन या स्वर नहीं था, सच एज एम और ए इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में एम ए होता है ना, बट सिलेबीज, मतलब क्या कह रहा है कि इसमें कोई अक्षर नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें क्या है, आपका सीधा शब्द है, जैसे पुट, बोट, ट्री। ओके, तो मैंने कहा पूरा एक शब्द है। बोट के लिए एक अलग चित्र बना दिया, ट्री के लिए एक अलग चित्र बना दिया, डे के लिए एक अलग चित्र बना दिया। DAY नहीं बनेगा वो। ओके, हाँ, वेरी गुड। कहता है दस द स्क्राइब हैड टू लर्न हंड्रेड्स ऑफ सिंबल टू राइट। स्क्राइब मतलब लिखने वाला, लिपिक जो लिखता है। कहता है इस प्रकार जो लिपिक है उसको लिखने के लिए सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। अब सोचो, हमें खाली 26 अल्फ़ाबेट सीखने, फिर उनको जोड़ना ही तो है ना। 9 तक गिनती हमने सीख ली, फिर उनको जोड़ना ही तो, 1 और 0, 1 और 1, यही तो है। पर यहाँ क्या है, हर जो वर्ड, उस क्या नाम है, हर जो अक्षर है वो बिल्कुल अलग सीखना पड़ेगा, कि दिन के लिए ये, रात के लिए ये, हर चीज़ के लिए आपको सीखना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही मुश्किल काम हो जाता था। और उसे गीली मिट्टी पर उसके सूखने से पहले तुरंत लिखो। मिट्टी अगर सूख गई, अभी मैं काम छोड़ के चला गया, चलो भाई आके कर लूँगा, ऐसा नहीं चलेगा, साथ साथ करते जाना पड़ेगा। अगर वो सूख गया फिर आप कैसे करोगे, ठीक है। कहते हैं इसलिए लेखन एक कुशल शिल्प था। राइटिंग वॉज अ स्किल्ड क्राफ्ट, बट मोर इम्पॉर्टेंट इट वॉज एन एनॉर्मस इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट। लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात क्या थी, ये एक बहुत बड़ी बौद्धिक उपलब्धि थी। समझ आया? ये एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल काम था। ओके, बहुत आसान काम नहीं है ये लिखना, क्योंकि आपको इतने सैकड़ों वर्ड सीखने, हजारों वर्ड सीखने, और क्या है, ये तुरंत लिखना है। तो उसके बाद क्या होगा, मिट्टी सूख जाएगी। ओके, एंड द टास्क ऑफ राइटिंग वॉज कंसिडर्ड मच मोर इम्पोर्टेंट। लिखने का काम बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। अब टॉपिक है साक्षरता। कहता है लिटरेसी। मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग साक्षर थे। वेरी फ्यू पीपल इन मेसोपोटामिया वर लिटरेट। रीजन क्या है, इसमें न केवल प्रतीक या चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी, मैंने कहा सैकड़ों चिन्हों और संख्या याद करनी पड़ेगी, पर ये पेचीदा भी बहुत थी, बहुत ही टिपिकल लैंग्वेज हो जाती है, ठीक है। इसीलिए कहता है ये बड़े ही, यहाँ पर पढ़े लिखे यानी साक्षर, साक्षर मतलब जिनको अक्षर का ज्ञान हो, साक्षर काफ़ी कम लोग थे। देखिए ये आप कीलाकार इस लैंग्वेज को देख सकते हो, इस तरह आपको ये उकेर उकेर के लिखा जाता है, पत्थरों में भी उकेरा होता है ना, आप देख सकते हैं, इस तरह की ये लैंग्वेज है यूनिफॉर्म। देखिए यदि कोई राजा पढ़ सकता था तो ये उसके प्रशस्तिपूर्ण अभिलेखों में दर्ज था। अगर कोई राजा उस लैंग्वेज को पढ़ सक रहा है तो वो बड़ा चढ़, मतलब उसको अपनी बढ़ाई को लिखेगा। प्रशस्तिपूर्ण मतलब जो प्रशंसा में लिखे जाते हैं। अभिलेख इंस्क्रिप्शंस, जो कि अभिलेख कहते हैं उन्हें जो हम पत्थरों में, शिलालेखों में गाड़ कर लिखा जाता है। आप कहीं पे जाएंगे मॉन्यूमेंट्स पे, वहाँ पत्थरों में लिखा होता है ना उसके बारे में डिटेल, तो जैसे पुराने राजा भी लिखा करते थे उसे शिलालेख कहते थे, ठीक है, या अभिलेख। अधिकांश लिखावट बोलने के तरीके को दर्शाती थी कि कैसे बोला जाता रहा होगा। ओके, अगर कोई राजा कह रहा है, अगर वो राजा जानता है तो वो इसकी उपलब्धि बताता है, अपनी उपलब्धि की मैं ये नॉलेज मुझे है। ये बड़ी बात हो गई क्योंकि बहुत कम लोग जानते थे, तो जो जानता है उसकी क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा समाज में प्रतिष्ठा होगी। कहता लेखन का प्रयोग। उरुक के एक प्राचीन शासक एनमरकर के बारे में। अब देखिए उरुक एक शहर है मेसोपोटामिया का, कहता है वहाँ के एक बहुत ही पहले शासक हुए, कौन, एनमरकर, के बारे में सुमेरियन महाकाव्य में लिखा गया है। सुमेर में एक महाकाव्य, ओके, एपिक, उसमें लिखा गया है मेसोपोटामिया की पौराणिक कथाओं के अनुसार उरुक एक अत्यंत सुंदर शहर था। उरुक जो है एक बहुत ही सुंदर शहर, अभी आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। सुमेर का व्यापार की पहली घटना को उरुक के प्राचीन शासक एनमरकर के साथ जोड़ा जाता है। कहते हैं पहले लोगों को व्यापार का ज्ञान नहीं था, तो उसके ये एक पहला एनमरकर है जिसने कि लोगों को लिखने की कला और व्यापार के बारे में दोनों में शुरू किया। व्यापार मैंने कहा लिखना जरूरी कब समझा, जब हमें व्यापार करना था।
हमें रिकॉर्ड रखना था खातों का, हमें ज़मीन का रिकॉर्ड रखना था, बताया ना आपको। तो उरुक के प्राचीन शासक एनमरकर के साथ जोड़ा जाता है सुमेर के व्यापार की पहली घटना को। ये एक कहानी है। देखिए उरुक शहर का मैंने आपको एक चित्र दिखाया है, देखिए कितना खूबसूरत चित्र कहा ना इसने कि देखिए एनमरकर वन ऑफ द अर्लीस्ट रूलर ऑफ उरुक। अभी आप आगे देखते हैं, ठीक है। कहता है एनमरकर शहर के मंदिरों को सजाने के लिए बहुमूल्य रत्न धातुएं मंगाना चाहता था। वो चाहता था बहुत ही खूबसूरत रत्न और धातुएं मंगाऊं। उसने अपना एक दूत अरट्टा नामक सुदूर देश के शासक के पास भेजा। अपना एक दूत भेजा। अरट्टा एक बहुत ही दूर एक देश था, वहां के राजा के पास अपना एक दूत भेजा। अरट्टा क्या है? अरट्टा एक देश का नाम है जो कि बहुत दूर है उरुक से। लेकिन उस लंबी यात्राओं के बाद भी खाली हाथ ही लौटना पड़ा। वो गया पर वो खाली हाथ आया, वो लेके आ नहीं पाया। यहाँ पे आपकी किताब में एक कहानी है, आप इसे पढ़ेंगे पूरी तो आपको बड़ा मजा भी आएगा। कहता है एनमरकर अपने शहर उरुक के सुंदर मंदिरों को सजाने के लिए लाजवर्द और दूसरे बहुमूल्य रत्न तथा धातुएं मंगाना चाहता था। इस काम के लिए उसने अपना दूत चुना और उसे भेजा अरट्टा। दूत ने राजा के आदेश का पालन किया। रात में वह दूत चांद तारों की रोशनी और उनसे सूचित दिशा के अनुसार और दिन में सूरज के बताए मार्ग पर आगे बढ़ता गया। देखो रात में कैसे चलेंगे, कंपास तो है नहीं जो दिशाओं का ज्ञान होगा, तो चांद तारों से दिशाओं का ज्ञान होता है और वो बढ़ता जा रहा है। और दिन में सूरज की निकलने से, सूरज निकल रहा है तो पूर्व आधे हो गया तो इधर, डूब गया तो पश्चिम, इस तरह वो आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। कहता है रास्ते में आने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को लांघने के लिए उन पर चढ़ता और उतरता रहा। जब वह दूत पहाड़ पर था तो पहाड़ की तलहटी में रहने वाले सूसा नगर के लोगों ने उसे छोटे चूहों की तरह नमस्कार किया। वो कह रहा है जब वो पहाड़ की चोटी पे था तो सूसा नगर में जो लोग रह रहे थे उसे चूहों की तरह दिखाई दे रहे थे, मीन्स, ठीक है। कहता उसने 5 पर्वतमालाएं, 6 पर्वतमालाएं और फिर 7 पर्वतमालाएं पार की। पर्वतमालाएं पार करके जाता जा रहा है और अरट्टा के मुखिया से वह दूत लाजवर्द और चांदी नहीं ला पाया। इतनी दूर गया और ला नहीं पाया, ठीक है, ओके। क्या कहता है ये वहां जाके एक्चुअली चकरा जाता है कि क्या बोलना था। कहता है अरट्टा के मुखिया से चांदी प्राप्त करने के लिए उसको उरुक के राजा की ओर से तरह तरह की धमकियां और आश्वासन, वो वहां जाके कैसे मांगू समझ नहीं पाया, कम्युनिकेशन स्किल नहीं थी, ठीक है। धमका रहा है, कभी कुछ कर रहा है कि मेरा राजा कर देगा, कभी कुछ बोल नहीं पाया पर अपनी बात, और इस तरह उसको खाली हाथ आना पड़ा। तो वो चकरा गया, भूल गया, सारी बातें उसकी मिक्स हो गई, कहता घालमेल हो गई और इतनी लंबी यात्रा उसकी बेकार हो गई। अब एनमरकर ने क्या किया, देखिए लास्ट पॉइंट इसमें लिखा मैंने फिर। अब एनमरकर ने अपने हाथ से चिकनी मिट्टी की एक पट्टी का बनाई टैबलेट और उस पर अपने शब्द लिख दिए कि जो वो कहना चाह रहा था, ठीक है। ये देखिए उरुक शहर और ये अरट्टा, ये उरुक से जा रहा था अरट्टा, 7 माउंटेन्स पार करके, कह रहा एक पहाड़ पार किया, दूसरा पहाड़ पार किया। ये सूसा नगर देखो, यहाँ पे जब पहाड़ की चोटी पे था सूसा नगर के लोग उसको कह रहा है चूहे की तरह नमस्कार कर रहे हैं, मतलब उसको छोटा छोटा दिखाई दे रहा था, है ना, समझ आया। हाँ जी, आगे देखें। मैंने कहा आइए ये देख सकते हैं, ये देखो ये आपका उरुक शहर, यहाँ पे उर है, ये ऊपर उरुक है, ओके। ये अरट्टा प्रदेश है, ये मेसोपोटामिया हो गया हमारा, ठीक है। तो ये अरट्टा है, ये सब यहाँ से इसने दूत भेजा और इशारा पार करके, मैंने कहा इतनी दूर यहाँ पहुँचा और आखिर में बेचारा खाली हाथ ही आया, ओके। तो फिर राजा ने उसको टैबलेट लेके भेजा कि अब तू जा, अब जाके बात करियो। तो कहता है इस घटना से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सबसे पहले राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की थी, ओके। राजा ने ही व्यापार, तो भाई ठीक है, तो वहां से लेके आइए और यहाँ बदले में हमारी तरफ से जो चीज़ें वो लेके आइए, वो ले जाइए। और लेखन कार्य सूचना इकट्ठी करने और दूर दूर तक भेजने का साधन था। अब टैबलेट पे लिख के दिया ना तो स्टोर हो गई इन्फॉर्मेशन, और दूर, वैसे तो आदमी चकरा गया था, इतने लंबे लंबे पहाड़ चलने के बाद कई साल बाद वहाँ पहुँचा और जाके भूल गया क्या क्या था, सारी कहानी याद ही नहीं, और दूर दूर तक भेजने का साधन था। इस काव्य से मेसोपोटामिया की शहरी संस्कृति की उत्कृष्टता की भी झलक मिलती है कि कितना सुंदर मेसोपोटामिया शहर था। इस कहानी में बताया ना उसने, राजा ने, ओके, ठीक है। हाँ जी, आगे चलिए आज आपका टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। जल्दी ही इसका पार्ट 3 लेके आऊँगा और फिर हम इस चैप्टर को धीरे धीरे कंप्लीट करने चलेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार और गुड नाइट।